नमस्कार, मैं राजेंद्र देव। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बड़ी अपडेट प्रयागराज से है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है कोर्ट में। बड़ी अपडेट, बहस सुनने के बाद स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। फरार है भी शाइस्ता परवीन। नामजद एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार है शाइस्ता परवीन और गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। सुनवाई पूरी हो गई है। शाइस्ता परवीन मामले में अग्रिम जमानत के मामले में कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। यह ताजा अपडेट प्रयागराज से। इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देने के लिए मोहम्मद मोइन हमारे प्रयागराज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि कोर्ट में आज क्या हुआ। बताइए मोइन, कोर्ट में जो कुछ हुआ, जो आर्गुमेंट्स दिए गए, जैसे सुनवाई पूरी हुई, वो सब कुछ। उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी नामजद किया गया है। उनके खिलाफ नेम्ड एफआईआर दर्ज है। गिरफ्तारी से बचने के लिए शाइस्ता परवीन की तरफ से प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। पिछली कई तारीखों पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। आज शाइस्ता परवीन के वकीलों की तरफ से कोर्ट में बहस की गई। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। सुनवाई पूरी करने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम तक या कल तक कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। शाइस्ता परवीन की तरफ से कोर्ट में कई दलीलें दी गई। कहा गया कि शाइस्ता परवीन के खिलाफ पहले कोई गंभीर मुकदमा दर्ज नहीं था। इसके साथ साथ वो घरेलू महिला हैं। क्योंकि वो चुनाव लड़ रही थी, इस वजह से सियासी रंजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। उनका उमेश पाल शूटआउट केस से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके की दलीलें बचाव में शाइस्ता परवीन की तरफ से दी गई। बहरहाल कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। अब देखना यह होगा कि शाइस्ता परवीन को कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उसमें शाइस्ता परवीन को निचली अदालत से यानी स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से किसी तरीके की राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती है। इस तरीके की बात जो कानून के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप कह रहे हैं कि जो कानून के जानकारों का अनुमान है कि कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही शाइस्ता परवीन को। आगे बढ़ते हैं और अब आपको सबसे बड़ी खबर देते हैं। प्रयागराज से ही है। माफिया अतीक के परिवार का वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में अतीक परिवार के सदस्य एक साथ फायरिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। माफिया अतीक के भाई अशरफ और बेटे अली अहमद के साथ साथ गिरोह के कई लोग भी गोलियां दागते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 2.5 मिनट के इस वीडियो में 150 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। माफिया अतीक के गैंग का वीडियो हैरान कर देने वाला है। यह वीडियो एक शादी समारोह का है, तकरीबन 7 साल पुराना है। साल 2016 में माफिया अतीक अहमद के साले शबी अहमद की शादी का यह वीडियो है और इस समारोह में माफिया अतीक अहमद और उसका पूरा परिवार शामिल था। हालांकि सामने आए वीडियो में अतीक अहमद नजर नहीं आ रहा। प्रयागराज के झूसी इलाके के मलावा गांव में शबी अहमद की बारात गई थी और इस वीडियो के बारे में, 7 साल पुराने वीडियो के बारे में, हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग के बारे में और ज्यादा जानकारी मोइन हमें देने वाले हैं। मोइन, 7 साल पुराना वीडियो है लेकिन इतनी फायरिंग, इतने परिवार के सदस्यों के मौजूद रहते हुए, क्या इसको प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसका नोटिस नहीं लिया? देखिए, ये 2.5 मिनट का वीडियो है जो सामने आया है, लेकिन 2.5 मिनट के वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2.5 मिनट में कम से कम 150 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग करने वालों में माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ था, साथ ही साथ उसका बेटा अली अहमद भी था। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये कतई हर्ष फायरिंग नहीं थी। अगर हर्ष फायरिंग होती तो 1 राउंड 2 राउंड फायरिंग की जाती है, लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और 2.5 मिनट के अंदर कम से कम 150 राउंड फायरिंग की गई, तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन था। जिस जगह पर अतीक अहमद के साले शबी अहमद की बारात गई थी, वहां के लोगों को इस बात का एहसास कराना था कि इस शादी में अतीक अहमद, उसके परिवार के लोग, उसके गुर्गे शामिल हैं। इसी वजह से इस तरीके से फायरिंग की गई। बहरहाल जब ये 2016 का मामला है, उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लिहाजा ताबड़तोड़ फायरिंग होने के बावजूद अतीक अहमद या उसके गिरोह के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि भले 7 साल का वक्त बीत गया हो, लेकिन अब जब ये वीडियो
वीडियो सामने आया है, एबीपी गंगा पर दिखाया जा रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रयागराज का जो सरकारी अमला है, प्रयागराज पुलिस है, इस वीडियो पर कोई संज्ञान लेता है या नहीं लेता है, कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता है। क्योंकि आप सरेआम इस तरीके से फायरिंग नहीं कर सकते हैं, हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक है। खुद देखा जा सकता है वीडियो में कि अतीक अहमद का भाई अशरफ अपने नाबालिग भतीजे से ताबड़तोड़ फायरिंग करा रहा है, और जिस अंदाज में अतीक अहमद का बेटा अली अहमद फायरिंग कर रहा है उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई डर नहीं है, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। उससे ये लग रहा है कि वो फायरिंग करने का, इस तरीके से लगातार पिस्टल चलाने का वो हैबिचुअल था, वो अभ्यस्त था। तो अब ये वीडियो सामने आ गया है, तो देखने वाली बात ये होगी कि इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मोइन इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखना है कि प्रशासन अब वीडियो के सामने आने के बाद कुछ करता है या नहीं करता है। इधर रामपुर में अब्दुल्ला का करीबी अनवार और सालिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 25-25 हजार के इनामी गैंगस्टर अनवार और सालिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अनवार पर 9 और सालिम पर कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं। रामपुर की गंज पुलिस ने अनवार और सालिम को धर दबोचा है। दोनों आरोपियों की अर्जित अवैध संपत्ति बहुत जल्द कुर्क कर ली जाएगी। अब्दुल्ला के 2 करीबी अनवार और सालिम गंज पुलिस के द्वारा धर दबोचे गए हैं। एक पर 9 और दूसरे पर 16 मुकदमे दर्ज हैं। ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक पे 9 है, एक पे 16 मुकदमे हैं, और ये पहले उनके साथ काम करते रहे हैं। काम करने में बुराई नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके गलत कामों में भी शरीक रहे हैं। इसलिए यथा विधि इन पे कार्रवाई की जाएगी। क्या कुर्की भी की जाएगी? उसे अटैचमेंट कहते हैं, कह लो। जो इन्होंने अवैध संपत्ति कमाई है गैंगस्टर कृत्य करके, उसको 14(1) में हम लोग कुर्क करते हैं। उसका वेरिफिकेशन चल रहा है कि चल अचल जो भी संपत्ति है उसको वेरीफाई करके इनके नाम की होनी चाहिए, इनके द्वारा कमाई होनी चाहिए, उसमें इनके पिताजी की ना हो, कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी ना हो, ऐसा करके उसको बहुत वेरीफाई करना पड़ता है। तो चल रहा है। कितने हजार का इनाम बोल सकते? 25, दोनों 25 हजार। आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट बलिया से है। घरों में लगी आग ने गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया है। करीब 400 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हुई बताई जाती है। पासवान बस्ती में 12 झोपड़ियों में आग लग गई थी। हार्वेस्टर मशीन को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। रेवती थाना इलाके के घाघरा दियारा के रति छपरा का सारा मामला। ये देखिए आप तस्वीरें। बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद हुई हैं। झोपड़ी में आग लगने की वजह से 400 बीघा बताया जा रहा है फसल चपेट में आ गई। हार्वेस्टर मशीन भी आग की चपेट में आ गई। 12 झोपड़ियों में आग लगी थी पासवान बस्ती की, और इस वजह से करीब 400 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। ये बड़ा नुकसान, और जिन किसानों की फसलें जली हैं उनके अनुमान आप उनकी स्थिति का, उनकी दशा का बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए आप, धू धू करके जलती हुई 400 बीघा खेत में फैली गेहूं की फसल। अगली खबर पीलीभीत से है। गेहूं की फसल में वहां भी भीषण आग लगने की खबर है, और आग में 20 एकड़ से ज्यादा फसल जलकर राख हो गई है। बहुत मशक्कत करनी पड़ी फायर ब्रिगेड को इस आग को काबू करने के लिए। थाना पूरनपुर इलाके में स्थित भोपतपुर गांव की यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। देखिए आप, ये पीलीभीत की तस्वीरें। धू धू करके यहां भी जल रही है गेहूं की फसल। 20 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। बड़ा नुकसान यहां भी किसानों का और फसल का। अगली जानकारी हमारे पास कानपुर से है। वहां पर वकीलों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बहुत सख्त हो गया है। वकीलों की हड़ताल पर 7 जजों की बेंच का बहुत सख्त आदेश आया है। हाईकोर्ट ने वकीलों को जल्द हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है। काम में बाधा डालने वाले वकील पर कड़ी कार्रवाई होगी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को कल कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। यूपी बार काउंसिल को भी कल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। कमिश्नर और डीएम को आदेश पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। हाईकोर्ट सख्त है वकीलों की हड़ताल पर। 7 जजों की बेंच का आदेश आया इस मामले पर। कमिश्नर और डीएम को आदेश पालन कराने के निर्देश हैं। आदेश यह है कि लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी कोर्ट में मौजूद रहें। बार काउंसिल को भी कोर्ट में कल पेश होने का आदेश है। अध्यक्ष को, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी कल कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश है।
और आपको बताया कि कानपुर के वकील जिला जज को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। 21 दिनों से जिला जज और वकीलों की लड़ाई चल रही है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 18 दिनों में 10,000 करोड़ का कामकाज ठप हो चुका है। औसतन 200 से 250 रजिस्ट्रीज रोज कानपुर में होती हैं। कानपुर में वकील संपूर्ण न्यायिक कार्य से बहिष्कार करके बैठे हैं। उनका कहना है कि जो जिला जज हैं उनका व्यवहार अपमानजनक है और इसको लेकर के अब रार बढ़ती जा रही है। ये कानपुर में वकील हैं, अधिवक्ता हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, बहिष्कार करके बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पे कहना है जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक ऐसे ही कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नरेश जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। 20-21 दिन हो गए हैं, आप लोग भी अड़े हैं। हम अड़े नहीं, मेरे बराबर माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन है कि 79 न्यायिक अधिकारी, लगभग 15,000 अधिवक्ता, लगभग 2.5 लाख वादकारी, 50 लाख की जनता कानपुर की, टाइपिस्ट, मुंशी, छोटे मोटे दुकानदार, सभी लोग एक आदमी से परेशान हैं जो अमर्यादित भाषा बोलता है, जो असंस्कारिक है, जिसके आदेश अविधिक हैं, जिनके आदेशों में भ्रष्टाचार की बदबू आ रही, उनकी जांच करा के आप उनको दंडित करते हुए कानपुर से स्थानांतरित कर दें। हम सब लोग काम करने के लिए तैयार हैं। मंत्री भी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा आप लोगों को? आप लोग काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। काफ़ी लंबी लड़ाई चल रही है। कई बार हम लोग उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश महोदय से उन्होंने आश्वासन दिया कि 8 दिन में ये सुधर जाएंगे या आपने इनके भाषा में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। 21वां दिन है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा चल रही है, 20-21 दिन हो गए हैं, रजिस्ट्री वगैरह बंद है, काफ़ी राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। वो तो एक अधिकारी की वजह से हो रहा है, उसका स्थानांतरण नहीं हो रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। भाजपा के स्थापना दिवस और सामाजिक न्याय अभियान पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा हमेशा देश के लिए काम करती है और विपक्ष के लोग परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। हमारे साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं। अध्यक्ष जी, पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका। और आज भाजपा का स्थापना दिवस है। मैं अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जिस तरह से सामाजिक न्याय सप्ताह की अगर बात की जाए तो किस तरह के आयोजन होंगे? जैसे ओबीसी मोर्चा, दलित SC/ST मोर्चा, सब इसमें लग गए हैं। नहीं, हमारी पार्टी का जो संगठन है और उसमें मोर्चों का जो स्वरूप है वो सभी सामाजिक आधार पर हम लोग ने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए पार्टी के मोर्चे हैं। हमारे स्थापना दिवस 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जैन जयंती तक एक सामाजिक न्याय सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। आप लोग का जो सामाजिक न्याय सप्ताह है, इसको लेके विपक्ष एक सवाल उठा रहा है कि एक तरफ तो भाजपा सरकार आरक्षण खा जाती है, दूसरी तरफ इस तरह के सप्ताह मनाकर दलितों, पिछड़ों को साधने की एक असफल कोशिश कर रही है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का या तो भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि समाज संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनके पास केवल लोगों को गुमराह करके, लोगों को भ्रम में पैदा करके अपना चुनावी एजेंडा सेट करने के लिए हमारी सरकारें, हमारी पार्टी समाज के सब वर्गों के लिए काम कर रही हैं। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और सब देशवासियों को साथ लेकर चलने का जो एक नया कल्चर है उस कल्चर को भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। 50 साल की भाजपा के लिए क्या लक्ष्य? जब 50 साल भाजपा होगी, हम लोग 50वां स्थापना दिवस मनाएंगे, तो आने वाली जो आवश्यकताएं हैं, परिस्थिति हैं 50 साल की, उन सबको डिजाइन करके जोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और निकाय चुनाव को लेकर भाजपा IT सेल ने कमर कस ली है। भाजपा IT सेल ने वॉर रूम तैयार किया है और इसमें वाराणसी के सभी वार्ड्स का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जा रहा है। इसके साथ हर वार्ड का नक्शा भी तैयार किया जा रहा है।
नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी आईटी सेल ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी आईटी सेल द्वारा वार रूम तैयार किया गया है, जहां पर हर वार्ड के बीजेपी आईटी सेल के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ नक्शा बनाया जा रहा है हर वार्डों का, ताकि नक्शे के माध्यम से जो वार्ड का प्रत्याशी हो वो जनता के बीच पहुंचे और उसकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। हमारे साथ बीजेपी आईटी सेल के अरविंद जी मौजूद हैं। अरविंद जी, किस तरह से तैयारी आप लोग किए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं? जी, हम लोग वार्ड पर अपने वार्ड प्रभारी बनाए हैं, वार्ड सह संयोजक बनाए हुए हैं। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक प्रतिनिधि हैं, उनको अपने साथ जोड़कर काम कर रहे हैं और अपनी एक डाटा कलेक्शन किए हुए हैं। जो नकारात्मक विपक्षों द्वारा फैलाया जा रहा है उस पर सकारात्मक प्रभाव हमारे केंद्र की और आदरणीय योगी जी की, माननीय महाराज जी का जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चल रहे हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक सकारात्मक भाव हो, इनके नकारात्मक प्रभाव न पड़े, ये पूरा प्रयास हम लोगों का है। यह हमारे साथ बात करने के लिए शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है, तो क्या व्हाट्सएप ग्रुप का क्या यूज है? व्हाट्सएप ग्रुप का यूज़ है, जो ज़माना आधुनिक है, आप जान ही रहे हैं। पहले मीडिया दूसरी तरह से, इस समय जितना है सारा व्हाट्सएप ग्रुप आईटी सेल सब देख रही है। तो हम लोग हर तरह से युद्ध करने के लिए तैयार, एक तरह से युद्ध मानते हैं इसको। चुनाव हमारे लिए युद्ध होता है, तो चुनाव के लिए हमारा हथियार है। हथियार हमारा तेज और बढ़िया नहीं रहेगा तो हम युद्ध लड़ नहीं पाएंगे। उसी की रणनीति के तहत सारी चीज़ें हम इसमें सुव्यवस्थित ढंग से काम करते हैं। कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का एक सरल उपाय बीजेपी आईटी सेल द्वारा तैयार किया गया है। इसके साथ साथ विपक्ष द्वारा जो बातें फैलाई जाती हैं, दुष्प्रचार किया जाता है, उसका भी करारा जवाब देने की तैयारी में बीजेपी का वार रूम तैयार है। तो वहीं सरकार की योजना भी अब आम जनता तक पहुंचे, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। भाजपा पर भ्रष्टाचारी पुलिस से साठगांठ का आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है, ट्वीट हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। भाजपा और पुलिस की भ्रष्टाचारी साठगांठ। उत्तर प्रदेश में भाजपा राज सीजन 2 की आपराधिक पटकथा लिख रही है, जिसके मुख्य अध्याय हैं फर्जी केस का जाल, वसूली का दबाव, बुलडोजर का डर, अपहरण फिरौती, एनकाउंटर की धमकी, आत्महत्या पर मजबूर करना। ये अखिलेश यादव का ट्वीट हमने आपके सामने रखा है और इस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। कह रहे हैं पुलिस की और भाजपा की भ्रष्टाचारी साठगांठ। उत्तर प्रदेश में भाजपा राज सीजन 2 की आपराधिक पटकथा लिख रही है और इसके मुख्य अध्याय उन्होंने इस तरीके से बताए हैं: फर्जी केस का जाल, वसूली का दबाव, बुलडोजर का डर, अपहरण फिरौती, एनकाउंटर की धमकी और आत्महत्या पर मजबूर करना। तीखा हमला यहां पर अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी पर और उत्तर प्रदेश पुलिस पर। अब खबर कानपुर से है। वहां के कोपरगंज बांस मंडी इलाके में आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। कारोबारियों का बहुत नुकसान हुआ है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्होंने एबीपी गंगा पर अपनी बात रखी है। वहीं एसीपी कर्नलगंज मोहम्मद अकमल ने सुरक्षा को लेकर तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। मंडी इलाके में रेडीमेड मार्केट में लगी आग के एक हफ्ता पूरा हो चुका है और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर व्यापारियों की बड़ी भीड़ लगी हुई है। काउंटर लगाया गया है। व्यापारी एक हफ्ते बाद ऐसी सिचुएशन में आ पाए हैं कि वो अपने जल चुके प्रतिष्ठान को देखने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा एक कैंप इस तरीके का आयोजित किया गया है, जिसमें सभी व्यापारी अपने आधार कार्ड और आईडी कार्ड लेकर के अपनी दुकानों के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे अंडरटेकिंग ली जा रही है और सुरक्षा के कड़े घेरे में उनको अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही है। ये सभी व्यापारी हैं जिनका लाखों करोड़ों रुपए का माल जल करके खाक हो चुका है। इन सभी 5 टावर्स में 500 से ज़्यादा दुकानें थी और इनको टोकन नंबर्स दिए जा रहे हैं। टोकन नंबर के हिसाब से यहाँ पर इनको ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये वो व्यापारी हैं जो बेहद सुरक्षा में अंदर जा रहे हैं। तमाम ऐसे टावर से जहाँ पर अंदर जाना मना कर दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो ज़्यादा घातक हो रहे हैं। ये सभी हेलमेट पहने हुए हैं, हाथों में टॉर्च भी लिए हुए हैं और इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार वर्मा। अनिल जी, कहाँ पर है आपकी दुकान? सुपर हमराज। अच्छा, आप लोगों ने क्या वहाँ पर लिखा पढ़ी की है, क्या दिया है आपने? सारी लिखा पढ़ी करके अंदर आए हैं अब हम लोग। लिखा था उसमें? शॉप नंबर लिखा है, अपना नाम लिखा, आधार कार्ड वगैरह सब लगाया है। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर जो आग लगी थी उसके पश्चात हम लोगों ने क्रमिक रूप से इसमें सीक्वेंशियल मैनर में काम किया है।
सबसे पहले आग को बुझाया गया है चारों तरफ से। जब इंश्योर कर लिया हम लोगों ने कि आग अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे पहले टेक्निकल टीम द्वारा इसका मुआयना किया गया है और टेक्निकल टीम ने मुआयना करने के पश्चात जो है ये देखा है कि जो भी बिल्डिंग के ऐसे पोर्शंस जो कि सिक्योर्ड हैं, जहाँ पर हम लोगों को लेके जा सकते हैं, तो हमने टीम्स बनाई हुई हैं। रिसेप्शन टीम है, उसके बाद सिक्योरिटी टीम है, साथ में जो एंट्रेंस टीम है, हर तरह की टीम्स बनाई हुई हैं और उसके बाद हमारी सिक्योरिटी टीम जो है उनको एक एक करके हम व्यापारियों को जो है अंदर ले जा रहे हैं ताकि उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा सके और जो भी उनका सामान अंदर है उसको हम सुरक्षित बाहर ला सके, यही हमारा उद्देश्य है। इसी खबर के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एबीपी गंगा पर आगे भी जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।